गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आज आप लोगों को पता चला है कि आपकी परीक्षा की डेट 23 मार्च से आ गई है, इसलिए आपके पास समय बहुत ही कम है। इसलिए जितने भी मैंने ये जो वन लाइनर वीडियो बनाकर आपको भेजे हैं या दिया है, इन सभी वीडियो को आप कई कई बार पढ़ें और जितना भी समय आपके पास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप इसे रिवीजन कर लेंगे परीक्षा में आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए आज ये जो है नई श्रृंखला जो 50 क्वेश्चंस की आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिए ध्यान से पढ़िए। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, प्रथम क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दर भू राजस्व वसूल किया था? तो ये देखिए दर दी हुई है। पहला को है उपज का आधा प्रतिशत, उपज का 1/3, उपज का 2/3 और उपज का 2/5। तो आप ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी चूंकि विश्व विजय करना चाहता था तो इसलिए उसने एक विशाल सेना का संगठन किया था और वह ज्यादा से ज्यादा कर वसूल करना चाहता था। तो इसी क्रम में देखिए कि उसने जो है उपज का 1/2 कर वसूल किया था। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन जो है आपका ये राइट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की कृति जो अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों से संबंधित है, यानी ऐसी कौन सी कृति है जो अलाउद्दीन के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो देखिए 4 कृतियां दी हुई हैं। एक है नूहे सिपेहर, खजाइनुल फुतूह, तुगलक नामा और आसिका। तो देखिए राइट आंसर आपको छांटना है और राइट आंसर है आपका खजाइनुल फुतूह। तो खजाइनुल फुतूह पर ऐसी पुस्तक है जो है अमीर खुसरो की, जिसमें अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा ये जो अमीर खुसरो की नूहे सिपेहर है, तो नूहे सिपेहर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें अमीर खुसरो ने भारत की जलवायु के बारे में वर्णन किया है। और आगे जो तुगलकनामा है इसके बारे में आप जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात की गई हुई है। और चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है कि किसने किसानों के ऊपर से अधिकाधिक कष्टदायी कर हटा लिया था? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, गयासुद्दीन तुगलक, अकबर, फिरोज शाह तुगलक और शेर शाह। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अधिकाधिक जो है कष्टदायी कर थे तो उनको हटा लिया था? तो ऐसा केवल एक ही सुल्तान था। तो चलिए पहले राइट आंसर की ओर हम लोग चले। तो राइट आंसर है तीसरा, फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया था, किसानों के ऊपर से जो अधिकाधिक कष्टदायी कर थे, यानी जब फिरोज तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसने कहा कि मैं शासन को शरीयत के अनुसार चलाऊंगा, यानी जो भी हमारे शरीयत में लिखा होगा मैं सिर्फ उसी प्रकार से कर लूंगा। इसलिए जो है फिरोज तुगलक को जो है और सिकंदर लोधी को, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी को औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो इसने 4 प्रकार के कर लगाए थे और जो उस समय 24 प्रकार के कर चलते थे उनको इसने खत्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सुल्तानों में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? तो आप गेस लगा सकते हैं सबसे बड़ी सेना किसके पास थी। फिलहाल 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मोहम्मद तुगलक, बलबन, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो 4 ऑप्शन में आप देखिए आपने गेस लगा लिया होगा। राइट आंसर है चौथा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी पूरे सल्तनत काल में, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है कि वह विश्व विजय करना चाहता था, इसीलिए उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि भी ग्रहण की थी। तो सबसे बड़ी सेना जो थी वो उसी ने रखी थी और उत्तर भारत की विजयों को उसने स्वयं जीता था। और दक्षिण की जो समस्त विजय थी, यानी विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम सुल्तान, और दक्षिण की उसकी जो समस्त विजय थी उसके सेनापति मलिक काफूर ने जीती थी।
तो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तबकाते नासिरी का लेखक, तो देखिए 4 लेखक हैं यहाँ पर, नासिरुद्दीन महमूद, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो और बरनी। तो इसमें से आपको राइट आंसर छांट लेना है। तो राइट आंसर देखिए आपके सामने प्रस्तुत है, मिनहाज उस सिराज। तो तबकाते नासिरी का लेखक है मिनहाज उस सिराज। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। क्वेश्चन है, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो आप जैसे ही नगद वेतन की अगर बात आ जाए तो आप तत्काल आंख बंद करके आप किसी राजा पे मत जाइए, सीधे याद कर लीजिए कि आप अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाएंगे। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, कि जब उसने नगद वेतन देना शुरू किया तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो पहले एकता व्यवस्था दी जाती थी उसको उसने बंद कर दिया, क्योंकि नगद वेतन देना और साथ में एकता देना कोई जो है दोनों चीजें एक साथ मैच ही नहीं कर रही हैं। तो जब उसने नगद वेतन दिया तो एकता का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जो है एकता देने का कार्य किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम एकता मिली किसको थी, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताएंगे। और सर्वाधिक एकताएं अगर किसी ने दी हैं तो फिरोज शाह तुगलक, तो यानी फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, टकसाल पर नाम लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। टकसाल का मतलब होता है सिक्का, जहां पर सिक्का ढाला जाता था उसे टकसाल कहते थे। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, मुइजुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया। तो राइट आंसर आपको इसमें से छांट लेना है। तो राइट आंसर देखिए है आपका इसमें इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था, सिक्कों पर यानी टकसाल पर नाम लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया था। यानी पहला ऐसा राजा था, सुल्तान था, जिसने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाना प्रारंभ किया था। और इसने जीतल और टंका नाम के जो है सिक्के चलाए थे। जो टंका था वो चांदी का था और जो जीतल था वो आपका तांबे का था। तो जो टंका था वो 175 ग्रेन का था। तो आप ध्यान रखेंगे कि उसने जीतल और टंका जो है नाम के सिक्के चलवाए थे उसने। इस प्रकार टकसाल पर जो नाम लिखने की परंपरा का सूत्रपात है ये इल्तुतमिश के द्वारा किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में किस नाटक के अंश अंकित हैं। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये मस्जिद कहाँ पर है। तो ये मस्जिद अजमेर में है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। तो आप देखिए कि इस नाटक में कौन से अंश मिलते हैं, यानी वहाँ की जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर आज भी अंश लिखे हुए हैं। तो कौन से अंश लिखे हुए हैं ये आपको देखना है। तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, सारिपुत्र प्रकरण, अगला है प्रबंध चंद्रोदय, मालती माधव और हरकेली। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है, कई बार पूछा भी गया है, ये हरकेली नाटक, यानी हरकेली नाटक के जो अंश हैं वो 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद में आहा की दीवारों में आज भी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा सिक्का प्रचलन में नहीं था। तो देखिए 4 सिक्के आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें से आपको छांट लेना है कि कौन सा सिक्का जो है दिल्ली सल्तनत में प्रचलन में नहीं था। तो देखिए लिखा है दाम, टंका, जीतल और दोगानी। तो दाम कहते हैं कि दाम दाम बिक जाओगे, तो दाम, टंका, जीतल, दोगानी। तो इसमें से आपको राइट आंसर छांटना है। तो राइट आंसर के साथ हम लोग चलेंगे। तो राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा होगा, गेस लगाइए आप। तो देखिए राइट आंसर ये है कि इसमें कौन सा सिक्का सल्तनत काल में प्रचलन में नहीं था। तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, दाम जो था वो सल्तनत काल में प्रचलन में नहीं था। और टंका और जीतल के बारे में तो अभी मैंने बताया आपको कि टंका और जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था, अभी ऊपर ही मैं चर्चा कर रहा था। और दोगानी, दोगानी सिक्का जो है ये भी सल्तनत काल में चलता था। इसको दुगन्नी कहते थे, तो इसी इसका नाम दोगानी है। ये जो दुगन्नी दुगन्नी होता था। तो दाम, एक्चुअली दाम एक ऐसा सिक्का है जो सल्तनत काल के आते आते ये बंद हो गया था, इसीलिए इसको कहा गया कि ये प्रचलन में नहीं था। लेकिन सल्तनत काल से पहले जो है दाम का वर्णन हमें मिलता है, यानी जो करीबन मोहम्मद बिन कासिम से पहले की अगर बात करें तो उस समय दाम सिक्का का प्रचलन हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया। बहुत ही गुड क्वेश्चन, कल देखिए हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, महमूद तुगलक, फिरोज तुगलक और बलबन। तो सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया।
तो राइट आंसर आपको ढूंढना है। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं, यह है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था। और फिरोज तुगलक के बारे में मैंने बताया था कि उसने 24 प्रकार के कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था। यानी उसने जो है केवल 4 प्रकार के कर लगाए थे, क्योंकि उसने शासन को शरीयत के अनुसार चलाना प्रारंभ किया। और शरीयत में केवल 4 प्रकार के ही करों का वर्णन है, तो उसने कहा मैं सिर्फ उन्हीं करों को लूंगा। लेकिन एक 5वां कर उसने सिंचाई कर लगाया था, जिसे हक के सर्व के नाम से भी जाना जाता था। तो उसने सिंचाई कर क्यों लगाया था? क्योंकि उसने 5 नहरें बनवाई थी। तो उसने ये कहा था कि जो भी व्यक्ति नहरों से सिंचाई करेगा, सिर्फ उन्हीं को सिंचाई कर देना है, सभी को सिंचाई कर नहीं देना है। जो लोग प्राकृतिक रूप से सिंचाई कर रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार का सिंचाई कर नहीं देना है। और ये जो था उपज का 1/10% लिया जाता था। क्वेश्चन, वह भूमि जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पर यह है कि सुल्तान को सीधे लगान, यानी जितनी भी उपज पैदा होती थी वो सीधे पूरी की पूरी सुल्तान को मिलती थी, उसमें किसान की हिस्सेदारी नहीं होती थी। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है खालसा, इनाम, वक्फ और अक्ता। तो ये 4 शब्द आपको मिलेंगे। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपको ढूंढ लेना है। तो राइट आंसर के साथ हम लोग चलेंगे। देखिए कौन सा राइट आंसर हो सकता है, आप गेस करिए। 4 ऑप्शन है, खालसा, इनाम, वक्फ और अक्ता। तो देखिए राइट आंसर है इसमें पहला, खालसा। यानी खालसा भूमि जो होती थी, इसको सरकारी भूमि कहते थे। ऐसी भूमि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती थी, और इससे जो भी लगान प्राप्त होता था वो सीधे सुल्तान को प्राप्त होता था, यानी डायरेक्ट सुल्तान को जाता था। इसमें किसान का किसी प्रकार का कोई भी हिस्सा नहीं होता था। तो आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान भूमि मापन हेतु यानी राजस्व निर्धारण से संबंधित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा सुल्तान इसमें है जिसने जो है भूमि मापने के लिए जो है भूमि नापने की जो व्यवस्था थी अपनाई गई थी, उसको उसने नहीं अपनाया था। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोधी और शेरशाह। तो देखिए राइट आंसर की ओर चलना है हमें। तो राइट आंसर आपको ढूंढना है। राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है भूमि मापन है तो राजस्व निर्धारण नहीं किया था। क्योंकि देखिए अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापन हेतु बिस्वा नामक की एक प्रणाली चलाई थी। सिकंदर लोधी की बात करें तो इसने भी गजे सिकंदरी चलाई थी। ठीक है, गजे सिकंदरी नामक एक पैमाना चलाया था। शेरशाह सूरी की बात करें तो ये मुगल काल में आ जाते हैं, मुगल काल में आ जाएंगे। और गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठेगा तो क्या करेगा, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो भूमि मापन की व्यवस्था अपनाई गई थी बिस्वा, तत्काल उसको निरस्त करके केवल बटाई प्रणाली को प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो है राजस्व निर्धारण में गयासुद्दीन तुगलक का जो है भूमि मापन में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि इसने बटाई व्यवस्था शुरू की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आर्थिक संपन्नता में किस तकनीक का योगदान नहीं था? नहीं पर आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए चरखा का परिवर्तन, कागज का परिवर्तन, रहट का परिवर्तन और स्टील का परिवर्तन। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज थी जो उस समय सल्तनत काल में प्रयोग में नहीं होती थी, बाकी चीजें प्रयोग में होती थी। तो ध्यान दीजिए चरखा जो है, चरखे का परिवर्तन सल्तनत काल में उस समय होता था। अगले कागज का प्रमाण भी मिला है, क्योंकि कागज का परिवर्तन भी होता था। रहट क्या होता है? रहट ये एक प्रकार से पानी निकालने की विधि होती है, जो कुएं से पानी निकाला जाता है, उसमें एक यंत्र लगाया जाता है जिसको बैल खींचते हैं, उसको कहते हैं रहट का परिवर्तन। एक गाना भी था, सुन के रहट किया आवाज यूं लगे कहीं सहनाई बजे। तो ये रहट जो है एक सिंचाई का साधन है। और स्टील का परिवर्तन ये नहीं होता था, इसका कोई योगदान जो है दिल्ली सल्तनत में हमें देखने को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है और कि सल्तनत काल का जो विवादास्पद शासक था वो कौन था? तो सल्तनत काल का जो विवादास्पद शासक था, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोधी। तो इसमें से ऐसा कौन सा शासक रहा जो विवादास्पद था? तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो राइट आंसर जो है वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही विवादित राजा था, क्योंकि इस
ये उस समय का सबसे विद्वान और कहते हैं कि ग्रेजुएट राजा था। इसे खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान, गणित, कई चीजों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। लेकिन इसने अपने जीवन में 5 प्रकार की जो है योजनाएं चलाई थी और संयोग से वो पांचों योजनाएं जो थी वो असफल हो गई थी। इसीलिए इसको जो है सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादास्पद शासक कहा गया। और इसके बारे में ये भी कहा गया कि जब ये मरा है तो बदायूं ने कहा था कि एक राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये कथन भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोधी। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? दौलताबाद मतलब देवगिरी। तो देखिए राइट आंसर की ओर चलना है आपको। तो राइट आंसर है आपका फिर से मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली से राजधानी अपनी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो दौलताबाद है वो साम्राज्य के केंद्र में है और अगर मैं राजधानी दौलताबाद को ट्रांसफर कर लूंगा तो उससे मैं उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों पर अपना जो है प्रभुत्व जमा सकता हूं, शासन कर सकता हूं। इसी उद्देश्य के साथ में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। लेकिन संयोग ऐसा भी रहा कि उसकी यह योजना भी बाद में असफल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नगर कोट कब जीता? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1336, 1333, 1337 और 1340। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। जी हाँ, राइट आंसर है आपका तीसरा ऑप्शन यानी 1337। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में नगरकोट को जीता था और नगरकोट को फिरोज शाह तुगलक ने भी जीता था। आगे चल करके सिकंदर लोधी ने भी नगरकोट पर आक्रमण किया था। अच्छा, ये लोग नगरकोट पे ही क्यों आक्रमण करते थे? तो वहां पे आक्रमण करने का मुख्य रीजन ये था कि वहां पे एक बहुत बड़ा जो है पुस्तकालय था, उसमें बहुत सारी किताबें थी। तो फिरोज शाह तुगलक उन किताबों को ले आया था और वहां पर ज्वालामुखी माता का मंदिर भी था, तो उस मंदिर में अतुल संपदा भी थी, तो उसको भी इन लोगों ने लूटा था। इसमें एक दूसरा ऑप्शन है 1333। तो देखिए बड़ा ही फेमस सन है। इस फेमस पर आप थोड़ा सा सन पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये सन किसके लिए जो है सुरक्षित है। तो देखिए अगर आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा हो तो मैं बता दूं कि ये वो सन है जब इब्न बबूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, यानी 1333 में। यानी हमने बताया था कि 1333 यानी कई बार 3 है तो इब्न बबूता आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके विषय में बर्नी लिखता है कि एक ही समय में वह सुलेमान व सिकंदर दोनों है? यानी है तो वो सुल्तान, लेकिन वो सुलेमान का भी यानी एक उदार जो है किरदार निभा रहा है और एक विजेता यानी सिकंदर का भी किरदार निभा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोधी। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट आंसर आपको मिल चुका है, क्योंकि ये वही फेमस व्यक्ति हैं। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के ही विषय में बर्नी ने लिखा था कि एक ही समय में वह सुल्तान और सिकंदर दोनों है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग चलेंगे कि सार्वजनिक निर्माण के लिए विख्यात सुल्तान। तो सार्वजनिक निर्माण के लिए कौन सा सुल्तान बहुत ज्यादा विख्यात है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो हम क्या बता दें इसमें से, आपको खुद ही पता चला होगा कि सबसे ज्यादा जो है सार्वजनिक निर्माण किसने किया है। तो राइट आंसर आपको मिल चुका, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है सार्वजनिक निर्माण के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। कहा जाता है कि इसने 300 नगरों का निर्माण किया था। 300 नगरों का निर्माण इसने किया, 1200 इसने बाग बनवाए थे, 100 इसने जो है स्नान गृह बनवाए, 50 इसने जो है 30 इसने बांध बनवाए थे और 40 इसने मस्जिदें बनवाई थी। अरे 10 मकबरे बनवाए थे, 5 स्तंभ इसने बनवाए थे, 100 स्नान गृह बनाए थे, 100 सार्वजनिक भवन बनवाए थे। इसने इसने फौजपुर, इसने फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद, फिरोजाबाद, इन बहुत सारे नगरों जो फेमस नगर थे इनकी इसने स्थापना भी की थी। तो सार्वजनिक निर्माण के लिए सबसे ज्यादा अगर सल्तनत काल में कोई विख्यात है तो फिरोज शाह तुगलक।
अगला क्वेश्चन है, किस नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कराया गया? तो देखिए 4 ऑप्शन हमने आपको दिया है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और एक 5वां ऑप्शन भी हमने इसमें आपको दिया है सभी। तो आपको राइट आंसर चुनना है। तो राइट आंसर अभी मैं आपको ऊपर बता ही रहा था, इसमें सुनने की क्या बात है कि किस नगर का निर्माण, तो देखिए फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, ये सभी नगर जो थे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के जो स्तंभ थे टोपरा और मेरठ, एक स्तंभ इनका टोपरा में था और एक स्तंभ जो था इनका मेरठ में था, तो उसको वहां से उखड़वा करके दिल्ली को लाया था। तो सम्राट अशोक के बारे में आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, यानी बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। और सम्राट अशोक, इनको जो है महान अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। तो इनके जो स्तंभ थे, देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और इब्राहिम लोधी। तो इसमें से कौन सा व्यक्ति था जो इनके स्तंभों को उखड़वा करके जो है दिल्ली लेकर आया था? तो देखिए इसमें राइट आंसर है, राइट आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सम्राट अशोक के जो स्तंभ थे मेरठ और टोपरा, इनको वो दिल्ली जो है उखड़वा करके ले आया था। तो सम्राट अशोक के स्तंभ और भी बहुत सारे हैं, जैसे रामपुरवा स्तंभ है, लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है, तो बहुत सारे स्तंभ हैं, लेकिन ये 2 स्तंभ जो खास करके थे, इनको दिल्ली लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, कथन है। तो देखिए किसने कहा है कि जो मोहम्मद तुगलक था वो पागलपन के कुछ उससे लक्षण थे? तो देखिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, आरपी त्रिपाठी, एल्फिस्टन और स्मिथ। बहुत ही जो है मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा कि देखिए किसने कहा है ये बात, तो आपको पता करनी है। देखिए 4 विद्वान यहाँ पर हैं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और आरपी त्रिपाठी, एल्फिस्टन और स्मिथ। तो मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा गया। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। राइट आंसर है एल्फिस्टन। एल्फिस्टन ने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन के कुछ अंश हैं। ये क्यों कहा गया था कि वो जितनी भी योजनाओं को सोचता था, तो वो चाहता था कि वो सोच ले और तुरंत उसके सारे काम हो जाएं, इसलिए वो सारी योजनाओं को, जबकि उसकी सारी योजनाएं जो चलाई गई बहुत अच्छी थी, लेकिन सभी योजनाएं असफल हो गई थी। इसका मुख्य रीजन यही था कि उसने सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत ही जल्दबाजी कर दी थी। तो इसीलिए कहा है कि जो है मोहम्मद तुगलक में कुछ पागलपन के अंश भी थे। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम का ब्राह्मण किसको कहा गया है? तो देखिए 4 यहाँ पर जातियां दी हुई हैं, सैयद, शेख, पीर और उलमा। तो इसके बारे में आप देखिए इस्लाम का ब्राह्मण किसे कहा गया है? तो देखिए राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। राइट आंसर है सैयद। जो सैयद होते हैं इनको इस्लाम का ब्राह्मण कहा गया है। और सैयद वंश की स्थापना जो है 1414 में हुई और 1451 में खत्म हुई। और जो सैयद वंश के जो प्रथम राजा थे खिज्र खां, तो ये सैयद वंश के जो लोग थे ये कहते थे, ये स्वयं को मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। ये कहते थे कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं, लेकिन उन सब में मैं जो हूँ, यानी मोहम्मद साहब का असली वंशज मैं हूँ, इसीलिए जो है इनको इस्लाम का जो है ब्राह्मण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 5 नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए कई बार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, केवल भाषा बदल दी गई है बस। तो देखिए अगला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए राइट आंसर आपको चलना है। राइट आंसर आपको मिल चुका है फिरोज तुगलक, क्योंकि फिरोज तुगलक के ही बारे में मैंने बताया था कि सर्वाधिक नहरें बनाने का जो श्रेय है वो फिरोज तुगलक को ही जाता है। तो सर्वाधिक नहरों का मतलब है कि उसने 5 नहरें बनवाई थी और गयासुद्दीन तुगलक ने प्रथम नहर बनवाई थी। तो ये आपको याद कर लेना है, नहरों के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रथम नहर बनाने का जो श्रेय है गयासुद्दीन तुगलक को है और सर्वाधिक नहर बनाने का जो श्रेय है ये फिरोज तुगलक को ही जाता है। सर्वाधिक मतलब 5 नहरें। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, किसके नेतृत्व में खुखरों ने विद्रोह कर दिया था? तो देखिए 4 लोग हैं, बच्चा, जसरथ, मूंग और हसन गंगू।
तो देखिए खुखरों का शब्द आपको याद आ गया होगा कि ये वही जनजाति है जिसने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। तो पहले राइट आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। राइट आंसर है सेकंड, जसरत। जसरत जो था वो खुखरों का नेता था और इसी ने जो है मोहम्मद गोरी से पंगा ले लिया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी से उलझा रहा तो वो खुखरों से उलझा रहा, लेकिन बीच में वह बीमार पड़ गया था तो अफगानिस्तान चला गया और अफगानिस्तान से जब ये वापस आ रहा था तो ये खुखरों का ही विनाश करने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में दैमक नामक स्थान पर इसी खुखर जनजाति के लोगों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। तो खुखर शब्द के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये वही विद्रोह था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश भी साथ में मिल करके दबा रहे थे, तो जिससे मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश से बहुत ही प्रसन्न हो गया था। तो उसने गोरी से कहा, ऐबक से कहा था कि तुम इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्ति दे दो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नाम है रतन नाम का हिंदू किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। तो राइट आंसर देखिए 4 क्वेश्चन है। ऑप्शन है बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो देखिए इसमें से सही आंसर आपको चुन लेना है। तो सही आंसर आप इसके साथ में चलेंगे। राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो रतन नाम का हिंदू था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पहला ऐसा राजा था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने गैर भारतीयों को जो है भी शासन में, गैर तुर्कों को भी उसने शासन में उच्च पद प्रदान किया था, जिससे इतिहासकार बर्नी बहुत ही नाराज हो गया था। उसने बड़ा उल्टा सीधा इसको कहा था और पहला ऐसा सुल्तान था सल्तनत का काल का जिसने होली और दिवाली जैसे त्योहारों में जो है खुल के भाग लिया था हिंदुओं के साथ। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज द्वारा सिंचाई व्यवस्था से किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ। देखिए ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर। तो राइट आंसर की ओर चलना है। तो देखिए राइट आंसर है आपका पंजाब। फिरोज तुगलक, देखिए पंजाब एक गेस इसमें आप लगा सकते हैं कि फिरोजपुर पंजाब में है। तो देखिए इससे अभी आप पता चल सकते हैं कि फिरोज द्वारा जो सिंचाई व्यवस्था से किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ, तो पंजाब को। दूसरी चीज देखिए कि पंजाब में सबसे अच्छी खेती की जाती है क्योंकि वहां पर सरदार लोग होते हैं। तो आपको पता है कि सरदार लोग कृषि करने में बहुत ही मेहनती होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में महदवियों का विद्रोह किसने दबाया था। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर आपको पता कर लेना है। तो राइट आंसर देखिए हम लोग चलते हैं, राइट आंसर है आपका फिरोज तुगलक। देखिए चौथा ऑप्शन आपका सही है, फिरोज तुगलक। तो सल्तनत काल में महादवियों का विद्रोह जो था वो सल्तनत काल में फिरोज तुगलक के द्वारा दबाया गया। अगला क्वेश्चन है कि अद्धा व बिख नामक सिक्के किसने चलाए थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इन 4 में से आपको राइट आंसर चुन लेना है और आंसर आपको 30 सेकंड के अंदर ही चुनना है और 10 सेकंड के अंदर आपको गोला लगाना है। यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए किसी भी कंपटीशन में 40 सेकंड से ऊपर का समय नहीं लगेगा, दिया जाएगा। अगर इससे ऊपर का समय आप लेते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आप क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही जल्दी आपको जो है आप उत्तर चुन लेना है और सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको आते हैं और बाद में आपको उन क्वेश्चंस को हल करना है जो आपको नहीं आते हैं। तो देखिए राइट आंसर की ओर हम चलेंगे कि अद्धा और बिख जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। तो देखिए अद्धा का मतलब होता है अठन्नी और विक का मतलब होता है चवन्नी, यानी उस समय जो अठन्नी और चवन्नी थी ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में चीन का शिष्टमंडल बौद्ध मंदिर देखने भारत आया था। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक।
तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन का एक शिष्टमंडल बौद्ध मंदिर देखने भारत आया था। और ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में इब्न बतूता भारत आया और उसके बाद 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन भेजा था राजदूत बनाकर। तो समझ लीजिए एक व्यक्ति हमारे यहाँ से चीन जा रहा है और उधर से एक शिष्टमंडल चीन आ रहा है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक व्यक्ति हमारे यहाँ से राजदूत बनकर चीन गया और उधर से एक शिष्टमंडल जो था चीन का वो हमारे यहाँ आया। तो एक व्यक्ति गया एक व्यक्ति आया, यानी दोनों गए और आए किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। यानी जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ जाएगा तभी तो कोई किसी के यहाँ आएगा। तो ऐसे आप गेस कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश कुल कितने शासक हुए? सैयद वंश में कुल कितने शासक हुए? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3 4। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। पहले तो मैं ऑप्शन की ओर चलता हूं, राइट आंसर चुन लेते हैं हम लोग। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, 1 2 3 4। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर है 4। सैयद वंश में 4 शासक हुए थे। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी कि खिज्र भाई मुबारक हो, मोहम्मद को आलम हुआ है। तो देखिए खिज्र भाई 1, मुबारक हो 2, मोहम्मद 3 और आलम मतलब 4, यानी सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए थे। क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन चीन गया? देखिए अभी मैं उसी पर पीछे बात कर रहा था कि देखिए 4 ऑप्शन है, बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता और मैकाले। तो 4 ऑप्शन आपको भी पता चल गया होगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता जो है वो चीन गया था। 1333 में इब्न बतूता जो है यहाँ आता है। ये अफ्रीका के मोरक्को नामक जो है स्थान से भारत आया था और ये अफ्रीका में मोरक्को प्रदेश पड़ता है जहां पर ये रहता है। और 42 तक वो यहाँ पर दिल्ली में काजी बनकर रहा। 42 में इसको चीन भेजा गया राजदूत बनाकर और 47 में ये अपने देश वापस चला गया। इसने एक पुस्तक लिखी थी रेहला, जो कि अरबी भाषा में थी, जो काफी फेमस हुई थी। उसमें उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसके राज्य के और संचालन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना लिखा है। तो यदि आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी ग्रहण करनी है तो आप रेहला जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि उस्र कर की निर्धारित दर थी। तो आप पूछेंगे उस्र क्या होता है? उस्र भी एक प्रकार का कर था। तो देखिए इसका पहले तो हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर है 10 से 20%। यानी उस्र कर की जो निर्धारित अवधि थी, वो जो थी दर थी, वो 10 से 20% थी। तो देखिए ये एक जो इनका जो सरिया था, तो सरिया में जो है 5 प्रकार के करों का वर्णन मिलता है। तो उसमें एक था जो है जजिया, जकात, खुम्स, खराज और उस्र। तो ये भी एक प्रकार का जो है कर था। तो 5 प्रकार के कर मैंने आपको बताए, जजिया, जकात, खुम्स, खराज और उस्र। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन है, अहमद अयाज, मोहम्मद जुनैदी, शाह मियां भुआ। अगला है खाने जहां तेलंगानी। तो देखिए राइट आंसर की ओर चलना है आपको। तो राइट आंसर आपको चुनना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अहमद अयाज, मोहम्मद जुनैदी, शाह मियां भुआ, खाने जहां तेलंगानी। तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। राइट आंसर है खाने जहां तेलंगानी। मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रधानमंत्री था वो खाने जहां तेलंगानी था। तो खाने जहां तेलंगानी मोहम्मद बिन तुगलक का प्रधानमंत्री था। और जब इसकी मृत्यु होती है तो फिरोज शाह तुगलक इसका मकबरा बनवाता है। और खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा है, ये भारत में बना हुआ प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका जो मकबरा बनवाया गया था वो प्रथम अष्टभुजाकार बनवाया गया था। तो ये खाने जहां तेलंगानी के द्वारा बनवाया गया एक मकबरा है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत क्या था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक प्रकार की मंत्री परिषद थी ये, उलेमा वर्ग का संगठन था, उलेमाओं की बस्ती या सेना विभाग। तो इसमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने और राइट आंसर आपको चुन लेना है।
तो राइट आंसर है कि एक प्रकार की मंत्री परिषद, उलेमा वर्ग का संगठन, उलेमाओं की बस्ती या सेना विभाग। तो देखिए सही आंसर आपको पता करना है। तो सही आंसर है प्रथम, यानी एक प्रकार की ये मंत्री परिषद होती थी। जहां पर सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद होती थी वो दो प्रकार की होती थी, जिसको कहते थे मजलिस ए खलवत या मजलिस ए आर्य। जिस प्रकार इस समय अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, तो इसी प्रकार से उस समय मजलिस ए खलवत और मजलिस ए आर्य, यानी दो प्रकार की जो होती थी, जिसमें जिसे मंत्री परिषद कहते थे। अगला है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं एलटी का पेपर देने गया था तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चार ऑप्शन है आपका, बलबन, इल्तुतमिश, जूना खां और फिरोज तुगलक। तो देखिए इसको किसने बनवाया था? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर अभी हमने पीछे भी आपको बताया है, क्वेश्चन निकल गया है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। राइट आंसर है फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी अपने भाई जूना खां, जूना खां नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जूना खां, और अपने भाई जूना खां की याद में फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इसी के साथ में फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों का निर्माण कराया था तथा जौनपुर, हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद और फिरोजाबाद और हिसार, ये जो उसके जो मुख्य नगर थे, तो इनकी स्थापना भी उसने कराई थी। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उलेमा वर्ग था, तो इसमें से कौन सा उलेमा वर्ग था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सुल्तान के सलाहकार, सेना की टुकड़ी, विजारत का एक अंग या कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको चुनना है। देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, तो आपको राइट आंसर चुन लेना है और बहुत ही मेहनत से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। इधर आज देखिए 6 और 10, 16 और 3, 19 दिन आपके पास शेष हैं बीच में, और बीच में आपको होली त्योहार भी मनाना है। तो ऐसे में होली का समय भी 2 दिन का, 3 दिन का तो आप रख लीजिए कि जो लॉस में चला जाएगा आपका, उस दौरान तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप 19 नहीं, आप 15 दिन मान के चलिए कि बीच में आपके पास समय है, तो इसी समय के दौरान आपको तैयारी करनी है। तो देखिए राइट आंसर आपको चुनना है। राइट आंसर है सुल्तान के सलाहकार। जो उलेमा होते थे ये सुल्तान के सलाहकार होते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के पर किस खलीफा का नाम अंकित है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अल मुस्तसिम, अल मुस्तकीफी, अल हाकिम, अल मुताजिद। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। आप पहली बार नाम ही सुन रहे होंगे, फिर भी चलिए राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। राइट आंसर है अल मुस्तकीफी। ये अल मुस्तकीफी जो था ये उसमें बगदाद का जो रहने वाला था, और उस समय क्या हुआ था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर तुर्कों को और भारतीयों को जो है से राज्य जो है शासन में उच्च पद देना शुरू कर दिया, तो इससे इसका विरोध होने लगा। तो इसने क्या किया था, अल मुस्तकीफी को जो है अपने राज्य में बुलाया था और उसका पैर अपने सर पे रखवाया था ताकि लोगों का विरोध कम हो जाए। यानी ऐसा उसने अमीरों और उलेमाओं को खुश करने के लिए किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन विद्वान जिसने भारत के धर्म, समाज, विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी? तो देखिए चार विद्वान यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला विद्वान है बर्नी, दिसामी, अलबर्नी और इब्न बबूता। तो देखिए ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने धर्म को भी साथ में लिया, समाज की भी व्याख्या की और साथ साथ में उसने विज्ञान की भी व्याख्या की? तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, अलबर्नी। अलबर्नी जो था इसने धर्म, समाज और विज्ञान की भी जो है इसने विस्तृत जानकारी दी। ये जो था महमूद गजनबी के साथ में भारत आया हुआ था। इसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद। और बर्नी के बारे में मैंने बताऊं कि इसने किताब लिखी थी तारीख फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी, इसने लिखी थी। इब्न बबूता ने रहला लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सुल्तान जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया? तो देखिए कौन सा सुल्तान हो सकता है। राइट एंड चार सुल्तान इसमें दिए हुए हैं, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और बलबन। तो कौन सा सुल्तान है जिसने ऐसा किया था? तो देखिए
जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। आंसर समझ गए होंगे आप लोग। राइट आंसर है फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था और इसी दौरान उसने गान विद्या पर आधारित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लज्जत सिकंदरी का भी इसने जो है अनुवाद कराया था और फरहंगे सिकंदरी का भी इसने अनुवाद कराया था। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। तो देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए कौन सा राजा, जो वही राजा होगा जो विद्वान होगा और जिसकी विचारधारा दार्शनिक विचारधारा होगी, वही सुल्तान अपनी जो है आत्मकथा लिखेगा। तो इसमें आपको राजा विद्वान भी हो और उसकी जो विचारधारा है वो दार्शनिक भी हो, ऐसे सुल्तान को आपको पहचानना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर क्यों चलते हैं, राइट आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखी थी। ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा थी। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर में लकड़ी से बने मकान के गिरने से हुई थी। तो देखिए 4 ऑप्शन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और बलबन। तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उस समय बंगाल अभियान पर गया हुआ था और नहीं, राइट आंसर है आपका गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी गलत हो गया, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था उस समय बंगाल अभियान पर गया हुआ था और उसी दौरान जब ये वहां से वापस आया तो इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने अफगानपुर में एक लकड़ी का अच्छा सा मकान बनवाया और कहा कि पिताजी इस मकान का उद्घाटन कर दीजिए। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक ने मकान का उद्घाटन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो लकड़ी का जो मकान था वो गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर गया और उसी लकड़ी के मकान के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और ठीक उसके 40 दिन बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसका पहले नाम जौना खां भी था। अगला क्वेश्चन है सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां था। देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया। राइट आंसर आपको मिल चुका है। समय न गंवाते हुए सीधे आंसर पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था और इसने अपने जीवन में 5 योजनाएं चलाई थी। पहली योजना थी इसकी राजधानी परिवर्तन और दूसरी थी दोआब में कर वृद्धि और तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथी थी खुरासान अभियान और पांचवी थी इसका कराची अभियान। तो देखिए 5 योजनाएं जो इसने चलाई थी वो 5 योजनाएं इसकी असफल हो गई थी, लेकिन फिर भी इसे इतिहास का सबसे बुद्धिमान, सल्तनत काल का सबसे बुद्धिमान राजा सुल्तान कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि देखिए सैयद वंश का शासन काल आपको बताना है। तो सैयद वंश का शासन काल जो है यह आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 1400 से 1437, 1414 से 1451, 1451 से 1488, 1488 से 1437 से 1474। तो राइट आंसर आपको इसमें से ढूंढना है सैयद वंश। तो सैयद वंश का देखिए कई बार जिक्र हो चुका है। चलिए फिर भी राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। राइट आंसर है इसका 1414 से 1451। इस 1414 से 1451 के बीच में 4 शासकों का शासन रहेगा, जिसके लिए मैंने अभी आपको एक भी बताई थी कि खिज्र भाई मुबारक हो मोहम्मद को आलम हुआ है। यानी पूरे 4 शासक जो हैं 1414 से लेकर के 1451 यानी 37 वर्ष ये शासन चलेगा। और जो खिलजी वंश है वो आपका केवल 30 वर्ष चलेगा और जो सैयद वंश है ये टोटल 37 वर्ष चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देखिए 4 ऑप्शन है, ठट्टा, दिल्ली, दौलताबाद और लाहौर। तो देखिए राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा है राइट आंसर। मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के उत्तर का, तुरंत बताइए। जी हाँ, राइट आंसर है ठट्टा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा में मृत्यु हुई थी। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, 34 विद्रोह हुए थे। तो जो इसका सबसे अंतिम विद्रोह है उसको एक
एक तागी नाम के व्यक्ति ने विद्रोह किया था, वो गुजरात का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तागी का दमन करने के लिए गुजरात की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात पहुंचा, उसे पता चला कि जो तागी है वो ठट्टा की ओर भाग गया है, सिंध की ओर भाग गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सिंध की ओर जो है उसने प्रस्थान किया। रास्ते में ठट्टा पड़ता है और उसी ठट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की बीमार होने से मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें से आपको छांट लेना है। फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, नासिरुद्दीन महमूद और बहलोल लोदी। तो यहाँ बहलोल लोदी से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो तीन ऑप्शन है आपके सामने, जो इसमें से आपको छांटना है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो राइट आंसर आपको मिल चुका है, राइट आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है वो नासिरुद्दीन महमूद है। तो इस प्रकार तुगलक वंश में आप देखिए जो फिरोज तुगलक है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। गयासुद्दीन तुगलक ये द्वितीय वाला है, इसलिए कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। और तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, ना कि गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। यानी तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद है। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये फिरोज तुगलक के बाद में राजा बनेगा। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद। तो देखिए जब कभी आप इस तरीके के विभाग की बात आए और अगर आपको चार के चार ऑप्शन दिए हों और चारों ऑप्शन न समझ में आए तो आप सीधे चले जाएंगे फिरोज शाह तुगलक के साथ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे विभागों की स्थापना की थी, जिसमें से एक था दीवाने खैरात। कहते नहीं आओ खैरात में बट रहा है तो ले जाओ, तो इसने दीवाने खैरात यानी दान विभाग की स्थापना की थी कि अगर राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा है जो गरीब है, वो अपनी पुत्री की शादी करना चाहता है या बीमार है या शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो इस विभाग में जाता था और उसको विभाग की ओर से जो है दान दे दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही मुसीबत में है तो उसको भी राज्य की ओर से हेल्प दी जाती थी। तो ऐसे विभाग को स्थापित करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया है। तो फिलहाल इसने बहुत सारे विभागों की स्थापना की थी, जैसे दीवाने बिंदागान, दीवाने इश्तियाक, मैरिज ब्यूरो, PWD, बहुत सारे विभागों की इसने स्थापना की। आगे चलते हैं, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो देखिए चार ऑप्शन है, वीणा, ढोलक, सारंगी और सितार। यानी ऐसा कौन सा इसमें वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग प्रयोग करते थे और दोनों लोगों के जो संगीत था, जो गायन था, उसमें ये फिट बैठता था? तो राइट आंसर आपको ढूंढना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए वीणा, ढोलक, सारंगी और सितार। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ राइट आंसर हमको मिल चुका है, राइट आंसर है चौथा, सितार को टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो अभी मैंने कई बार पीछे वर्णन किया है। राइट आंसर आपको ढूंढना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद। तो राइट आंसर देखिए, हम लोग चलते हैं सीधे आंसर को पहले बता देते हैं। जी हाँ, राइट आंसर है सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक। जो है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत आया था। ये अफ्रीका का मोरक्को निवासी था, यानी मोरक्को का रहने वाला था और 1342 तक यह दिल्ली का काजी रहा। उसके बाद 1342 में चीन चला गया था राजदूत बनकर और 1347 में यह वापस अफ्रीका चला गया, यानी अपने देश चला गया। इसने एक अरबी भाषा में रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक का पिता कौन था? देखिए माता पिता भी, अभी अपने LT का क्वेश्चन में एक आया था, उसमें आया था राजेंद्र चोल के पिता माता कौन थी? तो माता पिता भी पूछ लेते हैं। जब LT जैसे बड़ी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं तो यहाँ पर क्या छोटी कोई बात है, इसलिए इन क्वेश्चन को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, इनको भी आपको पढ़ना है कि फिरोज शाह तुगलक का पिता कौन था। तो देखिए चार ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, रज्जब, रनमल। तो देखिए जो है राइट आंसर आपको मिल चुका है, राइट आंसर है तीसरा, रज्जब। यानी फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रज्जब था। यानी जो रज्जब था ये कौन था? ये गयासुद्दीन तुगलक का भाई था।
गयासुद्दीन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक फिर कौन था? तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो फिरोज तुगलक का चचेरा भाई था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हो गई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, यानी तो इसलिए उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसकी मृत्यु के बाद जो अमीर उल उलमा ने उसके जो चचेरे भाई फिरोज तुगलक को गद्दी पे बैठा दिया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है रज्जब कौन था? उनका छोटा भाई था। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस सुल्तान के मरने पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था। अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही काफी फेमस क्वेश्चन है ये, कि किस सुल्तान के मरने पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था? क्या कहा था? देखिए, बहुत अच्छी बात कही थी कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये इतिहासकार बदायूनी ने कहा। तो कौन, किसके कहने पर ऐसा कहा था? तो ये देखिए, राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि एल्फिस्टन ने भी कहा है इसके बारे में कि इसमें कुछ पागलपन के अंश बताए जाते थे। दूसरी बात, इसने जितनी भी योजनाएं चलाई थी वो सभी असफल हो गई थी। कुल मिलाकर जनता इससे बहुत ही दुखी थी, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए बदायूनी ने लिखा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके 300 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हुए, और कल यानी शनिवार और रविवार यानी इन 2 दिनों में मैं आपके 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा, और इसके बाद हम लोग चलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें।